तुम्हारे वाली तो 90 है, 88 है तुम्हारी वाली तो। पीसीएम वाले तो 88 नंबर है कट ऑफ। हाँ किसकी? आज बनाऊंगा मैं, आज कट ऑफ बताऊंगा, 60 नंबर वीडियो बनाऊंगा। फिर तो आ जाएगा तू, तो भी नहीं आएगा उसमें। 284। यार मेरे बात मानने में आ नहीं रही है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन ब्रांच जोन कैटेगरी रैंक है 65 आपकी, ये बता रहा हूँ। कौन सी जगह से है? कितनी सीटें थी ओबीसी में? तो ओबीसी में कितनी सीटें थी टोटल इलेक्ट्रिक? अब तेरे 65वां नंबर है। वो यही कह रहा है, मैं क्या करूँ उसमें? चलो बैठो बैठो बैठो, अब देखते हैं, बात करते हैं विषय में। अच्छा मेरा एक सवाल है भाई, मैंने तो क्या है रैंक गुरुजी नाम ये अभी 5-7 दिन पहले सुना था, ये रैंक गुरुजी का डाटा कभी एसएससी वगैरह में सही हुए हैं क्या? हाँ सर वाला कौन है? एक बच्चे ने कहा था हाँ सर हुए हैं, वो कौन है? अरे मैं पूछूं तो सही ना, किससे पूछूं? मतलब रैंक गुरुजी है, एक वेबसाइट है जहां पर नंबर नंबर पता चल रहे हैं कि आपकी रैंक क्या है। तो इसने ये तो है नहीं रेलवे में इंट्रोड्यूस किया, एसएससी में तो पहले कर ही रखा होगा इसने। तो एसएससी में करता, तो एसएससी में इसके आंकड़े सही हुए हैं क्या? कोई जिसके कोई ऐसा है रेफरेंस कि उसके इतने बताए और उतने आए हैं और वही रैंक है, ऐसा कुछ? एक मिनट है। हाँ हाँ, उसके उसी हिसाब से उसका नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो उस हिसाब से हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक छोटा प्रोसेस है। नॉर्मलाइजेशन तो पहले टिपिकल था, अभी नॉर्मलाइजेशन में फॉर्मूला क्या चल रहा है आपको पता है? परसेंटाइल फॉर्मूला है। परसेंटाइल फॉर्मूला क्या कहता है कि 500 बच्चे हैं परीक्षा दे रहे हैं और प्रत्येक बेस शिफ्ट में 100 बच्चे दे रहे हैं, उनको 20 बच्चे चाहिए, तो हर शिफ्ट से 4 बच्चे लेगा। ये परसेंटाइल फॉर्मूला कहता है। वो कहता है हर शिफ्ट से कितना ले लेगा? 4 5 टोटल शिफ्ट है, टोटल बच्चे उसको 20 चाहिए, तो हर शिफ्ट से कितने कितने लेगा? 4 तो ऊपर वाली रैंक जो आएगी 4 वो लेगा। तो नॉर्मलाइजेशन तो उनका रिकॉर्डिंग होता था तुरंत ही। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें बहुत इजी है, टिपिकल नहीं है। फॉर्मूला इजी है ना, नॉर्मलाइजेशन होती है आपकी शिफ्ट की रैंक से हो जाती है। वो तो परसेंटाइल फॉर्मूला है कि हर शिफ्ट की रैंक से परसेंटाइल निकल जाते हैं। और परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास भाई जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस आपकी रैंक बटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं 100 और आपकी रैंक है पहली, तो आपका परसेंटाइल है 99 परसेंटाइल। और यदि आपके टोटल बच्चे बैठे 100, आपकी रैंक है 20 हुई, तो आपके परसेंटाइल क्या हो गया? 80। अब इसके आंकड़ा चेंज करो, यदि बच्चे बैठे हैं 10,000 और आपकी रैंक है 20 हुई, तो 10,000 में 20 घटोगे तो क्या हो जाएगा? 9,980। आपके परसेंटाइल हो गए 99.8। हो गए कि नहीं हो गए? और उसमें एक हो गया आपका, एक रैंक है तो 99.99 हो गई। तो परसेंटाइल निकलती है इस फॉर्मूले से। वो तो इजी है, वो कोई टिपिकल नहीं है।
परसेंट नॉर्मलाइजेशन तो हो जाएगा इसके रैंक अनुसार। मेरा इससे सवाल एक ही है, ये सारे बच्चों ने इसमें डेटा डाले हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये खुद डेटा जनरेट कर लेता है? नहीं नहीं, ऐसा समझा नहीं मेरी बात। मेरी बात नहीं, आप समझे, जैसे मान लो कि 20 बच्चों ने डाला है, तो उसको पता चला 20 बच्चों का एवरेज ये आया है, तो उसने अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा ऑथेंटिक बनाने के लिए क्या करते हैं लोग, जिसे लोग ज्यादा विश्वास करें, तो इसमें नंबर चेंज कर देते हैं, पीछे पीछे नंबर चेंज कर देते हैं मल्टीपल में। तो जैसे डाला तो 20 बच्चों ने, और वो बताने लग जाता है 67 बच्चों ने डाला है, यहाँ है 923 बच्चों ने डाला है। जैसे डाला तो 100 बच्चों ने, वो बता देता 923 बच्चों ने डाला है, उस हिसाब से आपकी रैंक ये है। ये होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम डाटा होता है प्री डिफाइंड। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा था केवल, मतलब ये कैसे पता चले, इसलिए मैं कह रहा था कि पहले किसी ने रैंक बताई हो और वही एग्जाम में निकली है, ऐसा हुआ है क्या? रैंक के बारे में बताओ। नहीं, रैंक तो बार बार चेंज हो रही है, चेंज चेंज होगी 11 तारीख तक। हाँ, दिल्ली पुलिस में क्या आपको क्या बताया, आया क्या, हुआ क्या? आपके 75 बड़े थे? ओके, आपके 75 हुए थे। और रैंक कितनी बताई लगभग, कितने क्या हुआ? हाँ, तो वो मामला वही है। तो इसलिए मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। एक्चुअल में क्या है कि इंजीनियरिंग दिमाग होता है, इसमें क्या होता है कि वो वैल्यू चाहते हैं जो प्री डिफाइन। जैसे मान लो मैं अपने कोर्स में कहीं दिखाता नहीं कि कितने बच्चों ने एनरोल किया, यदि मान लो मुझे दिखाना पड़े कितने बच्चों ने एनरोल किया, इस कोर्स को कितने लिया, बच्चे लेंगे तो 23 बच्चे, और मैं कहूंगा 240 बच्चों ने खरीद लिया, ताकि दूसरा वाला बच्चा आएगा कि हाँ तुरंत खरीद लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं एक बेच होगा, मैंने कहीं बेच लॉन्च किया और आपको पता चला बेच में ट्रेंडिंग वाला निशान लग गया, और वो बेच है आपको पता चला 2 दिन में जो 1800 बच्चों ने खरीदा, आपने देखा 1840 बच्चे, फिर आपने शाम को देखा 2122 बच्चे, फिर आपने देखा दूसरे दिन 25 बच्चे, आप कहेंगे 25 बच्चों ने एडमिशन लिया, हो सकता है पीछे 400 एडमिशन लिया हो, वो तो फिर रैंक प्री डिफाइन होता है ना, वो तो फॉर्मूला लगता है पीछे, वो तो इंजीनियरिंग है, फॉर्मूला लगता है, तो है तो कोडिंग ना, है तो कोडिंग होती है, तो फॉर्मूला लगता है पीछे, कहीं वैसा तो नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब किसी ने ऐसे चालबाजी तो नहीं की है, ऐसा होती है चालबाजियां, ऐसी चालबाजी होती है, इसलिए इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ऐसी कोई चालबाजियां तो नहीं है? नहीं नहीं, ये तो होती है, ये तो सिंपल चालबाजी होती है, ये तो करते हैं। जैसे मान लो कोचिंग वाले तो अपने ऑनलाइन एडमिशन इतने दिखाते नहीं, मान लो यदि किसी को दिखाना पड़े कि भाई कोचिंग वाले एडमिशन दिखा रहे हैं कि इस बैच में कितने एडमिशन ले, आप सोचो मान लो मेरा ही कोई बैच है, तो मान लो उस बैच को एक मैंने बैच लॉन्च किया, मान लो परिचालक का, कंडक्टर का, कंडक्टर वाला बैच ने खरीदा मान लो 45 बच्चों ने, तो मैं 45 थोड़ी दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा 963, तुम ही ले लो नहीं तो पीछे रह जाओगे। वो उसे क्या होता है कि वो होता है यहाँ यहाँ ट्रस्ट है, वैसा हो जाता है ना। तो वैसा तो कहीं दिमाग नहीं है इसमें, मतलब ये मेरा कंफ्यूजन ये है कि रैंक गुरुजी ने ये तो नहीं कर रखा है। हाँ, तो मतलब इसलिए ऐसा होते हैं, ये तो इंजीनियरिंग है, ऐसा तो आप किसी भी चीज में कर सकते हैं, ये तो होती है, ये तो इंजीनियरिंग है, एल्गोरिथम बनते हैं, कोडिंग होती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो वो मामला जो भी है, चलो भाई। ओके भाई। ECC की फुल फॉर्म क्या है? देखो कि भाई अर्थिंग के हिसाब से अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर है, और इसके अलावा भी कहीं ECC आ रहा तो और आ सकता है? नहीं नहीं, ECC की फुल फॉर्म पूछा बच्चे ने तो। नहीं नहीं, अपने यहाँ भी होता है ना अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थिंग को जोड़ने वाला, वो भी ECC कहलाता है। अपन तो उस हिसाब से चलेंगे, रीट अपने क्या करना है। तभी मैंने कहा, जैसे मान लो कई बार अपन फुल फॉर्म डालते हैं ना गूगल पे सर्च करने के लिए, तो आप साथ में डाला करो इलेक्ट्रिकल के हिसाब से, तो इलेक्ट्रिक बताएगा, नहीं तो कई बार एक ही चीज को मेडिकल के हिसाब से और आ जाती है, नहीं फुल फॉर्म है। हाँ, तो ये है गुवाहाटी जोन SC से 55 नंबर है, मुश्किल है भाई। आज एक बच्चा आया था 70 नंबर तो उसके थे, और रैंक गुरुजी उसकी रैंक बता रहा था 45वीं।
मतलब उस जोन में उस कैटेगरी में रैंक गुरुजी में 45 रैंक बता रहा था। हाँ 45वीं रैंक। और 70 नंबर थे। ऐसी कैटेगरी थी, गुवाहाटी से फोरम था और उसमें उसके अनुसार मतलब आपकी ब्रांच कैटेगरी और उनके अनुसार बताते हैं रैंक, वो उसमें वो 45 बता रहा था। इसलिए मुझे उसमें आंकड़े के बारे में पता नहीं चला। और आप यदि उसमें आंकड़ा देखोगे तो सबसे ज्यादा तो बच्चे पीसीएम वाले डाले हुए आंकड़ा ना, सबसे ज्यादा आंकड़े डाले हुए तो पीसीएम के। वायरमैन केयर तो नहीं के बराबर है। इसीलिए भाई मैं तो ये खुद का इसमें पाला पहली बार पढ़ा है। बाकी मुझे जो बच्चे मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा मिले हैं गुवाहाटी के, फिर मिले हैं चेन्नई के, अजमेर के बहुत कम बच्चे मिले हैं। और ये मैंने देखा है। और जबकि मैंने तो फॉर्म भरते समय कहा था गुवाहाटी की तरफ मत जाना, मैं तो मना करता था गुवाहाटी की तरफ क्या पड़ा है, लेकिन ज्यादा गुवाहाटी की तरफ गए। नहीं बिलासपुर के तो ज्यादा नहीं भरे, टेक्नीशियन नहीं है, एलपी में ज्यादा है। बिहार के, पश्चिम बंगाल के वहां के ज्यादा होंगे, जिसके कारण दिखा रहा होगा। चलो भाई अब देखते हैं हम आगे वाला भाग जो हम पढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन रावत भाटा में पूछा था। एनपीसीएल में ऐसे लिखा करो, राउत भाटा में पूछा था। राउत भाटा जगह का नाम है। एनपीसीएल के एग्जाम में पूछा था। हाँ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, एनपीसीएल के एग्जाम में राउत भाटा में पूछा था। हैं? मैं किसका रिजल्ट जब भी आएगा एलपी के बाद में आएगा, क्यों चिंता करे, तो पहले एलपी का आएगा। हैं? देखो भाई आपको कोई खतरा नहीं है, आप आराम से सेफ हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका कोर्स टाइम पे हो ही रहा है। 15 तारीख तक लगभग लगभग हो जाएगा। फिर मैथ और टेक्निकल चलता रहेगा, आपको खतरा कहीं पर भी नहीं है कि नहीं भाई? सिंपल सी। तो और किसकी टेंशन कर रहे हो, फिर पढ़ना आपको है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। पढ़ना ही पड़ेगा भाई। एक है वॉशिंग मशीन, जो हमने फोटो दे वो दे रखी ना पीडीएफ आपको, मैंने आपको क्या कहा था, ले आया तू? अच्छा और पढ़ी है क्या? देती मिल गई सबको? कोई है जो कल नहीं आया यार, आज यार उसको पढ़ना नहीं मिला है, ऐसा कोई है तो हाथ खड़ा करो। नहीं मिला? ओके बल बहुत बढ़िया। चलो अब हम देख लेते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन होती है कपड़ा धोने के लिए काम ली जाती है। वॉशिंग मशीन दो प्रकार की होती है, अर्ध स्वचालित और स्वचालित होती है। अर्ध स्वचालित होती है उसमें दो टब होते हैं। सवाल ये पूछा गया अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन में कितने टब होते हैं? दो। एक होता है वॉशर, एक होता है ड्रायर। ड्रायर होता है जो बहुत तेजी से घूमता है, और वॉशिंग वाला क्या करता है, धीमे घूमता है। और ये जो वॉशिंग मशीन होती है हमारे, इस वॉशिंग मशीन में हमारे पास अपकेंद्रीय बल लगता है, तो ये अपकेंद्रीय लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। वॉशिंग मशीन होती है जो हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के ऊपर कार्य करती है। मोटर हमारे पास ये है। जो पूर्ण स्वचालित होती है उसमें दिमाग होता है कि कपड़े ज्यादा डालें तो सर्फ ज्यादा लेना है, पानी ज्यादा लेना है, और कपड़े कम डालें तो सर्फ भी कम लेना, पानी भी कम लेना। दिमाग होने का मतलब है न्यूरोफिजियोलॉजी, और दिमाग वाली नसें क्या कहलाती है? न्यूरो कहलाती है। तो न्यूरोफिजियोलॉजिक सिस्टम पर कार्य करता है, यानी वो फीडबैक लेके काम करता है। दो प्रकार के लूप होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ओपन का मतलब क्या होता है? उसको कोई फर्क नहीं पड़े, जो चल रहा है बराबर सिस्टमेटिक चलेगा। आपने कपड़े 10 डालो चाहे 20 डालो, आपने लगा दिया 15 मिनट तो 15 मिनट ही चलेगा। जैसे ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट में क्या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किस तरफ से ज्यादा भीड़ आ रही है। यदि ऐसे सेटिंग कर रखी है कि ये लाइन भी 15 सेकंड चलेगी, वो भी 15, वो भी 15, वो भी 15, तो 15-15 सेकंड में बत्तियां बदल जाएगी। एक तरफ तो लोग आ ही नहीं रहे, 15 सेकंड में कोई आदमी अकेला ही निकल रहा है, एक तरफ 15 सेकंड में 100-200 को निकलना है, लेकिन वो टाइम चेंज नहीं कर रहा। और उसकी जगह यदि पुलिस वाला खड़ा होता तो क्या होता है? क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब फीडबैक लेता है, इधर भीड़ ज्यादा समय ज्यादा दे दो,
इधर भीड़ नहीं है तो रुक जा, तुम 2-3 मिनट बाद ही देंगे सीधा नंबर, पहले बीच में नंबर खा जाएंगे, इधर भीड़ नहीं है। तो ऐसा करता है कि नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज लूप, यानी फीडबैक लेके करता है। जो हमारे पास न्यूरोफिजियोलॉजिक वाला सिस्टम होता है वॉशिंग मशीन में, वो फीडबैक लेता है कि कपड़े ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा देर तक धोना है, पानी भी कितना प्रयोग करना है, सर्फ भी कितना प्रयोग करना है, सुखाने के लिए तापमान भी क्या रखना है, कपड़े यदि मान लो ज्यादा मोटाई के हैं ज्यादा पतले हैं, उस हिसाब से वो देख लेगा, तापमान देगा, जल्दी सूखे कि नहीं सूखे, तो पूरा सुखा के देता है कि नहीं देता है। तो वो हमारे पास कौन सी है, पूर्ण स्वचालित, क्या होती है, पूर्ण स्वचालित। किस पर काम करती है, न्यूरोफजी, न्यूरोफजियोलॉजिक सिस्टम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं, जो हमारे पास मतलब मिली सेकेंड से भी कम समय में कोई कार्य को ऑपरेट कर दें, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर पर कार्य करता है। अब मोटर के अंदर बहुत अलग अलग तरह की चीज है। एक जो टब होता है, टब आनी है हमारे पास, टब में क्या होता है, ड्रम। ड्रम हमारे पास क्या करता है, घूमता है, ये हमारे पास स्वचालित रूप से घूमता है। ड्रम किस सिद्धांत पे घूमता है, पुली बेल्ट के सिद्धांत। मोटर है, मोटर के साथ क्या लगी होती है, बेल्ट, और बेल्ट के कारण हमारे पास क्या होता है, ड्रम घूमता है। इसमें यहाँ बेल्ट लगी होती है, एक ड्रायर की तरफ जाती है, तो वो भी जिसके कारण क्या घूमता है, ड्रायर। मोटर तो एक ही चल रही है, चाहे वॉशिंग मशीन चलाओ और चाहे आप ड्रायर चलाओ, चाहे वॉशर चलाओ चाहे ड्रायर चलाओ, मोटर तो एक ही है। बाकी क्या बंधी हुई है, पुली। तो पुली के द्वारा इनकी स्पीडों को कंट्रोल किया जाता है, और पुली हमारे पास ट्रांसमिशन का कार्य भी करती है। अब हमारे पास इसके अंदर पानी भरा जाता है, पानी भरोगे तो ऊपर से पानी भरोगे और नीचे से पानी को स्वतः वापस निकाल सकते हो। जो नीचे से वापस स्वतः पानी निकल सकता है उससे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, ढलान होगी तो उधर जाएगा पानी, ठीक है। लेकिन यदि मान लो आप ग्राउंड फ्लोर में है, वॉशिंग मशीन लगा रखी है, तो आप क्या करोगे, इसमें पंप लगाओगे, ए पंप लगाओ, जो पंप है वो पानी को क्या करेगा, ऊपर फेंकेगा। जैसे नहीं होता अपने डेजर्ट कूलर में, कूलर में पंप फेंकता है ना पानी ऊपर, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होता है, पंप लगाया जाता है जिसकी सहायता से पानी को ऊपर की तरफ निकालना होता है, पंप की सहायता से निकालोगे, और स्वतः पानी निकलेगा तो कहाँ निकलेगा भाई, नीचे की तरफ से। और ये हमारे पास एक होता पानी इनलेट, एक होता आउटलेट। वाटर लेवल कंट्रोल है, जो यहाँ पर बटन दबा देते हो कि भाई वाटर लेवल है कितना रखना है, और उतना तक वाटर लेवल होगा, उससे ज्यादा पानी आने पर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये वाटर लेवल कंट्रोल कहलाता है। वास सेलेक्टर होता है जो हमारे पास स्पीड को नियंत्रण करता है, कि बताओ भाई इसमें नायलॉन के कपड़े हैं कि कॉटन के हैं कि सूती है, कौन से हैं, ऐसे 4-5 नाम दे दिया कि भाई सूती है तो धीरे धीरे करना है, या कौन से कपड़े रफ एंड टफ है तो उसको तेजी से चला तो फटाफट धो और फ्री करो, और यदि नाजुक कपड़े हैं तो वो क्या होगा, मखमल वाला है तो धीरे धीरे चलाएगा नहीं तो खराब हो जाएगा। तो वास सेलेक्टर यही तो काम करता है कि आपको वास कौन सी करनी है, स्पीड कम रखनी है या ज्यादा रखनी, वास सेलेक्टर ये काम करता है। इसके अलावा टाइमर होता है, टाइमर होता है कि भाई 15 मिनट घुमाना, 10 मिनट घुमाना, 5 मिनट घुमाना, कितने मिनट घुमाना, 5 मिनट घूमेगा और 5 मिनट होते हैं वो क्या हो जाएगी, घंटी बोल जाएगी, आपको जाके चेक कर लेना होता है। और ये हमारे पास भाग होता है। एजिटेटर भाग कौन सा होता है, जो इसके अंदर है, जो घूमने वाला भाग है, जो कपड़े को चारों ओर घुमाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एजिटेटर। तो एजिटेटर उसे कहते हैं हम क्या है, एजिटेटर। और वाटर के लेवल को कंट्रोल करने वाली असेंबली है, लीड स्विच देख लिया। इसमें बड़ी मशीनों में वाटर को फिल्टर करने वाला भी लगाया जाता है। स्पिन पुली यानी घूमने वाली जो बेल्ट के साथ लगी होती है, और ऑफ बैलेंस स्विच, वाटर इनलेट वाल्व, पानी जो अंदर आ रहा है वो इनलेट वाल्व है। और ड्रेन हाउस यानी बाहर निकलने वाला, बाहर यदि निकलने के लिए क्या लगानी पड़ती है, छोटी मोटर लगानी पड़ेगी, तभी पानी को बाहर निकाला जा सकता है। और बताइए वॉशिंग मशीन के अंतर्गत यही तो चीज होती है। वॉशिंग मशीन के अंतर्गत नीचे वाली मोटर वाली मैकेनिज्म ना, वो बहुत टिपिकल होती है, बाकी कोई टिपिकल नहीं होता है। उसमें क्या है, मोटर हमारे पास एक है, उसमें क्या होता है, पुली बेल्ट के संबंध होते हैं, और पुली बेल्ट के संबंध के कारण ड्रायर घूमता है और वाशर घूमता है, जिसके कारण आपके ड्रायर की स्पीड तो होती है तेज और वाशर की स्पीड क्या होती है, धीरे। ये मामला है। वाशर तो होता है धीरे घूमता है, ड्रायर क्या होता है, बहुत तेज घूमेगा तभी तो पानी को निचोड़ करके बाहर निकालेगा। मतलब क्या करता है ड्रायर, पानी को निचोड़ते ही थे, वो कोई हीट थोड़ी दे रहा, उधर हीट नहीं दे रहा। स्वचालित में हीट देता है, स्वचालित में क्या देता है, हीट, जैसे सुखाता है वो कपड़ों को। तो ये हमारे पास वॉशिंग मशीन के अंतर्गत है। ट्विन टब है, जो हमारे पास दो प्रकार के टब होते हैं, एक वॉशर एक होता है ड्राई। अगला है विद्युत स्टोव। आजकल घरों में, गांव में, चाहे शहरों में काफी काम में लेने लग जाते हैं कि तो कौन गैस वैस वाले को चालू करे, तो ये इंडक्शन हीटर काम में लेने लगे। इसके ऊपर हाथ लगाओगे तो आपके करंट नहीं आएगा, गर्म भी नहीं होगा, लेकिन पानी डाल के भगोना रखोगे तो चाय जल्दी बन जाएगी, और वापस इसके टच करोगे तो गर्म होगा क्या, नहीं। तो भी इसका मतलब इसमें हीटिंग कोयल तो लगी हुई नहीं है। हीटिंग कोयल लगी हुई तो पहले तो ये गर्म होता। जैसे मान लो हीटिंग कोयल की सहायता से
मूंगफली को गर्म करोगे तो पहले छिलका गर्म हो जाएगा, जैसे तवे पे मूंगफली सेकते ना, छिलका जल जाता है, अंदर तो काची रह जाती है। हीटिंग एलिमेंट तो यही काम करता है, हीटिंग एलिमेंट तो ऐसे चलता हुआ आएगा, ठीक है। और माइक्रोवेव ओवन होता है, वो जैसे समोसा गर्म करता है दुकान वाला, वो देखो आप समोसा बाहर से तो ठंडा दिखता है, लेकिन सीधे यदि बटका मार लिया तो गर्म आ जाएगा, आलू गर्म हो जाता है अंदर, होता है कि नहीं होता है माइक्रोवेव ओवन में। तो वो हमारे पास होता है तरंगों के माध्यम से। इसी प्रकार यहाँ पर भी तरंगों का मामला चलेगा। यदि हमारे पास इसके ऊपर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कंडक्टर यानी चालक रखा हुआ है, और उसमें चालक में प्रवाह हो रही है, तो ये तरंगे उस चालक को काटेगी, जो ये किरणें काटेगी उसे कहते हैं फोकाल्ट करंट या भंवर धारा या एडी करंट कहते हैं। और जिसके कारण हमारे पास क्या होता है, कोई कुकिंग की जाती है, कौन से करंट द्वारा, फोकाल्ट करंट द्वारा। कौन सा हीटर कहलाता है, इंडक्शन। और ये बटन बटन क्या होता है, ये प्रीसेट होते हैं पहले से ही, कि भाई मुंह कैसे दबाना है, कैसे ऑन करूं, पता नहीं चलता, वो कहता है एक चाय का है, एक दूध का है, एक पानी का है, ऐसा लिखा होता है ना भाई। लेकिन चाय जल्दी बनानी है तो तापमान बढ़ा ले, धीरे धीरे बनानी है तो घटा ले, लेकिन प्री सेट करके देते थे। प्री सेट का मतलब है डिजिटल युक्तियों को उपयोग लेना आसान हो जाए, उनको एक आईसी ज्यादा लगानी पड़ती है, पहले से रिकॉर्डिंग करके डाटा सेट कर दिया। जैसे चाय वाले पे क्लिक कर दिया तो तापमान और टाइमिंग दोनों आ गई, दूध वाले पे कर दिया तो उसका तापमान आ गया, पानी वाले का पानी का तापमान आ गया, ऐसे प्री सेट दे देते हैं। जितने भी आजकल डिजिटल उपकरण आते हैं प्री सेट आते हैं उसके ऊपर, तो प्री सेट ताकि आप आराम से वो कार्य कर सको, हर एक का तापमान याद नहीं रखना पड़े। अगला है हॉट प्लेट, ये कोई जमाने में काम में लिया जाता था, इसमें कुछ नहीं है, अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है, और यहाँ पर है ना सप्लाई वोल्टेज को नियंत्रण करना होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध को यदि मान लो बढ़ा दोगे तो आगे धारा कम जाएगी, धारा कम जाएगी तो गर्म कम होगा, और गर्म कम होगा तो हमारे पास उसमें क्या रहेगी, उत्पन्न कमी है। अच्छा, और यहाँ पर यदि मान लो पूरी धारा जाएगी तो गर्म भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब इसमें नीचे क्या होता है, उसमें तंतु होता है, ऊपर वाला भाग क्या होता है, गर्म होता है। तो यहाँ पर आप खाना बनाने के लिए काम में ले सकते हो, लेकिन इसका कभी खास प्रयोग हुआ नहीं। ऐसे हमारे पास कौन से चूल्हे होते हैं, गैस चूल्हे। अब तो गैस चूल्हे हैं, वो तो गैस वाले होते हैं, हीटर वाले से काम में लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। हाँ, ये है टोस्टर। टोस्टर के लिए क्या होता है, ब्रेड सेकने के लिए टोस्टर है। हमारे पास वही हीटिंग एलिमेंट घूम रहा है नाइक्रोम वाला, नई कोई चीज नहीं। हमने कहा ब्रेड सेकनी है तो क्या ब्रेड सेक देंगे, वही अपने पास नाइक्रोम वाला है। एक काम करो, एक लगा दो नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट बीच में, एक लगा दो इधर, एक लगा दो इधर, टोटल कितने एलिमेंट लगे, 3, और बीच में 2 जगह खाली छोड़ दिया, उसमें 2 ब्रेड डाल दो। तो देखो बीच वाला तो दोनों तरफ से गर्म करेगा, इधर वाले को गर्म करेगा, इधर वाले को करेगा, और ये इस तरफ वाले को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। जो हमारे पास साइड वाले 2 लगे होते हैं, इनके दोनों साइड क्या लगा, तो एसबटस, एसबटस लगा दिया, ताकि वो भाग बाकी का गर्म नहीं हो, और ये ब्रेड क्या हो जाए, गर्म हो जाए। ब्रेड के जितना खांचा रखा जाता है, ब्रेड उसके अंदर जाती है, सीखती है, सीखने के बाद में उसको वापस बाहर निकाल दो। और बाहर निकालने के लिए भी ये मामला है, यदि आप ऐसे कर दो कि भाई तू 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस चल, तो धीरे धीरे सेकेगा। और कितने टाइम तक सेकना, वो भी टाइमर भी ऑन कर दो। इसमें टाइमर भी आता है, टेम्परेचर भी आता है। टेम्परेचर भी होता है कि भाई आपको जल्दी सेकना है, धीरे धीरे सेकना है, तो धीरे धीरे के हिसाब से सेको, जल्दी सेको तो फटाफट से सेको। और उसमें टाइमर भी आता है, तो तापमान बढ़ा दो तो टाइमर क्या कर दो, कम, और टाइमर बढ़ाओगे तो तापमान क्या कर दो, कम। और जितने जैसे ही वो उतने तापमान पर वो सिक जाएगा, सिकते ही वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगी ब्रेड। ऑटो ऑटो कट होता नहीं होता, टाइम होते ही ऑटो कट होकर ब्रेड क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है, ये बंद हो जाता है। जो ब्रेड ऊपर आएगी उसे हम क्या कहेंगे, उत्तोलक। उत्तोलक से आएगी, उत्तोलक क्या होता है, सीधी या टेढ़ी छड़ जो किसी बिंदु के चारों ओर घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तोलक। जब इसमें ब्रेड वगैरह सेक वेक लो तो इसमें क्या होता है, जैसे ब्रेडों का बुरादा नीचे गिरता है, नीचे गिरता है तो उसको साफ करना चाहिए, तो उसको उल्टा करके साफ कर दो। या फिर इसमें लिखा हुआ है वाष्पीकरण या विहिमीकरण, जैसे होता है वाष्पीकरण से होता है, जैसे हमारे पास कचरे को क्या कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। और जो हीटिंग एलिमेंट के बीच में गार्डिंग की जालियां लगी होती है, सीधी हीटिंग एलिमेंट को ब्रेड टच नहीं करे। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ होता नहीं है। 2 ब्रेड का, 4 ब्रेड का, अलग अलग प्रकार के हमारे पास टोस्टर अवेलेबल होते हैं। गाँव में तो सामान्यतः कहीं होते नहीं है, ये शहरों वालों का काम है। ये शहरों वालों का काम है भाई, ये काम शहरों वालों का है, क्योंकि गांव में ब्रेड भी तो नहीं मिलती है। नहीं, वो क्या है, ये शहरों में से होगा, फटाफट से ना जल्दी ऑफिस जाना तो सुबह ब्रेड आ जाती है, उसमें डाली, ये सीख गई, वो ब्रेड चाय करके निकल जाता है। तो ये इसलिए शहरों में इसका ज्यादा प्रचलन है, ब्रेड ब्रेड वाला है। नहीं, गाँव में तो आज कौन सा, नहीं नहीं नहीं,
आलसी लोग नहीं है, इसमें जरूरत के अनुसार, मैंने कहा नहीं जितनी भी अपनी चीजें बनी है जरूरत के अनुसार बनी है। जरूरत ऐसे है कि उसमें जरूरत पड़ गई थी, लोग क्या है कि तुरंत तुरंत है ना तवा गर्म करके सेकना है और खाने में बहुत परेशानी होती है। ब्रेड क्या होता है, ऑटोमेटिक रोटी हुई है, और ब्रेड में मैदा ज्यादा तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बाकी रोटी है जो ठीक है, उसमें मैदा कम होता है। और बाकी ब्रेड होता है जो हर 2 दिन में खराब हो जाती है, उसकी एक्सपायरी डेट ही होती है ना, 2-3 दिन के आगे की होती है, इतनी होती है, उससे ज्यादा ब्रेड है क्या होता है? कोई बता रहा था, क्या बता रहा था? तो बताने के बाद में मुंह क्यों छुपाओ, मैं ढूंढूं जब। हाँ 4 दिन की होती है तो कौन सी ज्यादा हो गई भाई, 2-4 दिन की हुई है, इतनी हुई है, तो इसलिए मामला ये है। लेकिन ब्रेडों के साथ एक कभी थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले एक न्यूज है, इसमें बहुत चोट हुई है, लोगों के साथ ये धोखा कर रहा है। आप 19 तारीख को ब्रेड, जैसे आज तारीख कितनी है 8, आप सुबह ब्रेड लाने गए, उसमें तारीख छपी हुई 9 है, मैन्युफैक्चरिंग डेट 9 है, ये भी होता है। हाँ। ये क्या करते हैं कि कहते भाई 4 दिन में एक्सपायरी हो जाती है, तो 9 से 13 कर दो इसको। ये भी मिले हैं, इस सैंपल मिले हैं लोगों को, ये इसका आप डालना, आप गूगल पे आपको कई मिलेंगे, न्यूज आई पूरी कि कंपनी ऐसे करती है कि 8 तारीख को जितनी बढ़ानी थी बढ़ा दी, और 8 तारीख को 9 तारीख वाली बढ़ा दी, 8 तारीख वाली पहले खत्म हो गई, तो अब उसके बाद बनी हुई कौन सी तारीख है, 9 तारीख की, और आज तारीख कितनी है 8, तो अब मांग है सप्लाई में, तो ले दो, ऐसा भी हुआ है। तो ये मामला है काफी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ब्रेड डाल दी जाती है, इसके अंदर क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट है, ब्रेड को सेकने के लिए काम में लिया जाता है, और टाइमिंग कंट्रोल होता है, लिफ्ट उतोलक है जो ऑटोमेटिक क्या जाता है ऊपर आ जाता है, जो सेक रहे हो कैंसिल भी कर सकते हैं, और डीफॉरेस्ट या विहिमीकरण जैसा यानी कि वाष्पीकरण जैसी क्रिया हो जाती है। और ये हमारे पास टोस्टर है, ब्रेड को सेकने के लिए काम में लिया जाता है, और कोई नहीं दूसरा काम। ओवन, ओवन होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है उसमें, एक होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव होता है जो सवाल देखो, माइक्रोवेव ओवन किस पर काम करता है, मैग्नेट्रॉन पर, ये उच्च आवृत्ति उत्पन्न करता है, जैसे छोटे छोटे कण में कोलिजन होता है जिसके कारण वो गर्म होता है। इसलिए आप समोसा डालोगे तो समोसा डालना पड़ेगा वो प्लेट में, उसमें कुचालक प्लेट में, कुचालक प्लेट जैसे कागज वाली प्लेट है उसमें डाल के सीधा समोसा डाल देते ना, या फिर कांच वाली प्लेट के ऊपर। धातु की प्लेट में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, आवर्ती है, आवर्ती धातु को क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए कार्य करेगा क्या धातु में, नहीं, धातु खराब हो जाएगी और ये ओवन भी खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या डाला जाता है इसमें, कुचालक, जो हमारे पास क्या होती है आवर्ती, उसको ट्रांसफर कर सके। इसलिए आप देखते होगे समोसा डालता है तो किस में डालता है, कागज वाले प्लेट में डालता है कि नहीं डालता है, और उसमें ओवन में रखता है, 30 सेकंड में निकाल लेता है, तो आपकी वो प्लेट गर्म हुई क्या, नहीं, केवल गर्म कौन हुआ, समोसा। तो वो मामला है, ये है माइक्रो ओवन का मामला। लेकिन यदि ये उसमें वाला लगाया, ये कि अपने पास हीटिंग एलिमेंट, पहले एलिमेंट गर्म होगा, एलिमेंट गर्म होगा, धीरे 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 होगा, तो इसलिए कहते हैं प्री हीटिंग कर लीजिए पहले। प्री हीटिंग जानते हो, हाँ पहले पहले हीटिंग कर लो, जैसे पूड़ियां तलते हैं पहले तेल गर्म नहीं कर देते हैं, वो प्री हीटिंग होती है। तो इसमें भी क्या होता है कि उसमें ओवन में प्री हीटिंग जरूरी होती है, जब कोई भी चीज पकाते हैं तो प्री हीटिंग कर लेते हैं। और ये इसमें हीटिंग रोड होती है, किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। और हीटिंग पेनिट्रेशन होती है जो माइक्रोवेव में, वो कितना है, 1/√F, यानी कि √F, आवर्ती जितना ज्यादा होगी पेनिट्रेशन क्या होगी, कम, आवर्ती कम होगी पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। पूछा जाता मैग्नेट्रॉन ट्यूब में कौन सा ट्रांसफॉर्मर काम में लिया जाता है, स्टेप अप, मैग्नेट्रॉन ट्यूब में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। ये मामला, ये आवर्ती, आवर्ती की तरंगे हैं वही है, उसके कारण कोई चीज गर्म होती है। अगला हमारे पास है हीट कन्वेक्टर, ये वही है जो अपने पास रूम हीटर था, हमने कहा रूम हीटर तो है लेकिन है ना हवा एक ही जगह वहां पास पास में गर्म, यहां तक पहुंच नहीं रही है, तो किसी ने कहा कि ऐसा करो पीछे लगा दो पंखा, तो पंखा देगा हवा, और आगे लगा दो आप ये जाली, जाली ये जो हीटिंग एलिमेंट वाला लगा दो, ये गर्म होगी, पीछे देगा पंखा हवा, पंखा ने तो दी हवा, और आगे भाग ये गर्म है, तो आगे कौन सी हवा हो गई, हवा हो गई गर्म, तो गर्म हवा आगे तक चली जाएगी बस, और कोई नया काम तो इसमें कुछ हुआ नहीं है। तो क्या हुआ, इसमें हमारे पास जो ग्रिल है बाहर वाली वो तो सुरक्षा के लिए, अंदर वाला जो भाग दिख रहा ना वो हीटिंग एलिमेंट है, वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। इसके पीछे क्या लगा हुआ, पंखा, और पंखा क्या कर रहा है, घूम रहा है, पंखा घूमेगा तो हवा देगा, हवा देगा तो यहाँ हवा कौन सी आएगी, गर्म,
गर्म हवा आ गई। तो ये ब्लोअर फैन लगा दो, इसके आगे नाइक्रोम की आयताकार पट्टियां लगा देते हैं, और जिसके कारण हमारे पास गर्म हवा बाहर आती है, और कमरे में लगाया जाता है। रूम हीटर को हटा दिया, इसने कहा रूम हीटर नहीं है, ये सीधा ये काम लो। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, हीट कन्वेक्टर। इसके बाद होता है हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर होता है जो बालों को सुखाने के लिए काम लिया जाता है। इसमें भी कोई नया काम नहीं है, इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी होती है। कि पहली बात तो कि भाई बाल को सुखाना है तो गर्म हवा चाहिए। गर्म हवा चाहिए तो एक तो पंखा लगा दो जो हवा दे, और आगे लगा दो कोई हीटिंग एलिमेंट जो क्या होता है गर्म होता हो, तो हवा वहां से गुजरेगी तो हवा क्या होता है गर्म, तो आगे क्या चली जाएगी गर्म हवा। तो पहला मामला तो ये हुआ। अच्छा, अब गर्म हवा में भी ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ये हेयर ड्रायर होता है ना, ये कुचालक होता है बॉडी पूरी, इसमें दो ही पिन आती है। इसमें कितनी पिन आती है, दो, और पूरी बॉडी कुचालक होती है। तो ज्यादा देर तक इसको चलाना नहीं चाहिए। ज्यादा देर तक उसको दबा के रखोगे चलाओगे तो हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा, लगातार करोगे हीटिंग एलिमेंट और गर्म होगा और गर्म होगा और गर्म होगा, तो उसमें क्या निकलेगी ज्यादा, और ये खुद भी जल सकता है, आपको भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए थोड़ा देर चलाना चाहिए, ज्यादा समय तक इसको चलाना नहीं चाहिए। क्या हुआ, नहीं मेरे तो जरूरत भी नहीं है। हाँ, ज्यादा हीट आने से बालों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा हीट आने से आपको करंट भी आ सकता है, क्योंकि वो भाग होता है बेकलाइट का होता है, जल जाएगा। ठीक है, अगला होता है हमारे पास नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत भाग। यहां से देखो कि यहां से लगा हुआ पंखा, पंखा से यहाँ हवा निकल रही है, तो यहाँ क्या लगी हुई है, हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट कौन सी है, आयताकार पट्टियां लगी हुई है। तो पीछे से तो ठंडी हवा हुई, आगे कौन सी हवा निकली, गर्म हवा। तो ये मामला होता है। और मोटर हमारे पास कौन सी लगी होती है, शेडेड पोल या यूनिवर्सल। यदि यूनिवर्सल ऑप्शन में दे तो यूनिवर्सल करना, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, शेडेड पोल। और यहाँ फैन के ब्लेड लगे होते हैं। ये कोड होती है, कोड मतलब तार, और लगातार अधिक समय तक ऑन नहीं रखना चाहिए। इसमें ब्लोअर फैन और नाइक्रोम स्ट्रिप दो ही चाहिए। स्ट्रिप कौन से आकार की होती है, आयताकार आकार की होती है। तो ये होती है हमारे पास हेयर ड्रायर, जो बालों को सुखाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अतिरिक्त भाग इसमें कुछ भी नहीं है। और कोई नया भाग चाहिए थोड़ी है। पंखा क्या दे रहा है, हवा दे रहा है, आगे हवा गर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, हेयर ड्रायर। अगला है मिक्सी। या देखो मिक्सी यूनिवर्सल मोटर काम में लेते हैं। ये तीन प्रकार की होती है, मिक्सर, ग्राइंडर और जूसर। ये उनकी ब्लेडों और उनकी प्रकृति पर आधारित होते हैं। मिक्सी का मतलब होता है, मिक्सर का मतलब होता है मिक्स करना। आपने ना तीन चीजें डाल दी, उसने क्या कर दिया, ऐसे इसको घुमा दिया, घुमा दिया तो क्या हो गई, मिक्स हो गई। तो ये तो हो गया मिक्सर। ठीक है ना। एक होता है ग्राइंडर। ग्राइंडर है कि आपने डाला उसमें कोई गेहूं के दाने डाले, उसने गेहूं के दाने का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तोड़ देता है कि नहीं तोड़ देता, उसको तोड़ने को हम क्या कहते हैं, ग्राइंड। ग्राइंड कहते हैं ना। तो वो हमारे पास क्या हो गया, ग्राइंडर। और तीसरा होता है जूसर। कोई भी चीज को है उसको दबा के क्या निकाल दिया था, उसका जूस, तो जूसर। तीनों में ही हमारे पास प्रकृति वही काम करती है सेम, जो ब्लेडों के माध्यम से ही काम करवाया जाता है। जूसर सबसे अच्छा तो दाब का होता है, लेकिन ज्यादातर जगह इसी प्रकार के जूसर का प्रयोग किया जाता है। जूस में और शेक में फर्क होता है ना। जूस का मतलब तो निचोड़ के जूस निकालना, शेक का मतलब है मिक्स करना पूरे को। शेक तो वैसे बनता है ना, जूस का मतलब है रस निकालना किसी चीज का। तो मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर होता है। अब इसके अंदर मोटर कौन सी होती है, यूनिवर्सल। तो ये भी ठीक बात है। अब यूनिवर्सल मोटर की गति क्या होती है, 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम। और ये यूनिवर्सल मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पर चलती है, लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें रोटरी स्विच होती है जो गति को नियंत्रण करता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। और वाइपर होता है जो रीसेट करने के लिए काम में लिया जाता है, इसकी पोजीशन को क्या कर देता है, रीसेट कर देता है। अब इसमें भी कई प्रकार के सवाल पूछा जाता है। मोटर में आवाज तो आ रही है लेकिन ये ऊपर वाला भाग घूम नहीं रहा, जाम हो गई है। ऐसा हो ना भाई, सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, परीक्षण सवाल पूछे। मिक्सर चालू किया, आवाज तो आ रही है, लेकिन ये है ना, ये जो ब्लेड है घूम नहीं रहे, तो जाम हो गई। ब्लेड है, यदि मान लो ब्लेड इसके नीचे वाला भाग तो घूम रहा है, लेकिन ऊपर वाला भाग अटैच नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे भाई इसका कनेक्शन ढीला हो गया, तभी अटैच नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से संबंधित सवाल आते हैं। मिक्सर हमारे पास कौन सा, एसी और डीसी पर दोनों पर है। यूनिवर्सल मोटर है, यूनिवर्सल मोटर की संरचना डीसी वाली है। ज्यादा लंबे समय तक इसको चलाना, यदि चला दिया तो खराब होने की गारंटी आपकी है, कंपनी कोई गारंटी नहीं लेगी।
कंपनी ये कहती है 30 मिनट से 45 मिनट लास्ट चला दो, 30 मिनट से ज्यादा मत चलाओ। ये बहुत मिक्सी चलाते हैं थोड़ी देर में बहुत गर्म नहीं हो जाती है, मिक्सी गर्म हो जाती है क्योंकि उसमें क्या लगा होता है, कम्यूटेटर है। क्या हुआ? वो अलग अलग है भाई, क्या बताएं, छोड़ो। अब सीलिंग फैन है, पंखा। पंखा हम क्या पंखा, पंखा सामान्यतः 3 ताड़ियों का होता है, 3 ब्लेड का, और 3 की जगह कोई फोटो में 4 ब्लेड का है। 4 ब्लेड का समझाना थोड़ा सा आसान होता है 3 ब्लेड की तुलना में। 4 ब्लेड में क्या होता है कि ये दोनों ब्लेड के आमने सामने की जो दूरी है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, स्वीप। क्या कहलाएगी, स्वीप। कि हवा यहां तक फैलेगी, फैलेगी कि नहीं फैलेगी, अब सर्कल में घूमेगी यहीं तक फैलेगी। अब मैंने इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो बराबर बीचों बीच भाग से और ब्लेड की नोक तक जो लंबाई है इसका 2 गुना करोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्वीप। तो स्वीप इसे कहते हैं। स्वीप हमारे पास क्या कहते हैं, 2 गुना मोटर के केंद्र से ब्लेड के अंतिम टिप के बीच की दूरी, वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्वीप। ब्लेड के घूमने पर वर्त का जो बनता है, वर्त का व्यास भी क्या कहलाता है, स्वीप। अब इसमें एक भाग है, इसमें बाहर वाला भाग घूम रहा है, अंदर वाला क्या होता है, स्थिर। तो बाहरी भाग कौन सा, रोटरी, अंदर वाला भाग कौन सा, स्टेटर। मोटर कौन सी होती है, इस तरह कैपेसिटर मोटर होती है। जो ये ब्लेड होती है किसके बने होते हैं, सामान्यतः एल्यूमिनियम के। कितने डिग्री पर झुके होते हैं, 10 से 15 डिग्री पर झुके होते हैं। माउंट करना मतलब है स्थापित करने के लिए जो ब्रैकेट लगाए जाते हैं। और जो हमारे पास ये कैनोपी है ना, जो तारों को ढकने के लिए, ऊपर ये कैनोपी, ऊपर वाला तारों को जाल ढक दिया, नीचे वाली कैनोपी, नीचे वाले तारों को जाल को क्या कर दिया, ढक दिया। तो ये होता है। और एक इनके बीच में जोड़ने के लिए क्या लगा दी जाती है, डाउन रोड। और बताओ इसके अंदर क्या लगा जाता है, इसकी क्षमता किस में ली जाती है, फीट क्यूब प्रति मिनट, यानी कि आयतन प्रति मिनट में कितने आयतन में हवा दे रही है, फीट क्यूब प्रति मिनट में। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उस एरिया के हिसाब से। यदि बड़ा होल है तो पंखा ज्यादा लगाना पड़ेगा, छोटा होल है तो पंखा क्या लगाना पड़ेगा, एक ही लगाना पड़ेगा। तो फीट क्यूब प्रति मिनट से इसकी क्षमता ज्ञात की जाती है। और कुछ पूछना है इसमें? ये है टेबल पंखा। टेबल पंखा के अंदर क्या होता है भाई, अंदर वाला भाग घूम रहा है, बाहर वाला भाग क्या हुआ, स्थिर है। इसके पीछे है जो हमारे पास है, जो मोटर की हाउसिंग होती है पीछे होती है। अच्छा, यहाँ पर यांत्रिक गति में भी कौन होता है भाई, ये ना, ये पंखा खुद घूमता है ऐसे, ऐसे खुद घूम रहा है कि नहीं घूम रहा ऐसे। तो वो घूमता कितना डिग्री तक, 90 से 100, ठीक है। और यहाँ रेगुलेटर लगा होता है जो इसकी स्पीड को क्या करेगा, कम तथा ज्यादा करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये हमारे पास इसका क्या लगा होता है, रेगुलेटर लगा होता है। कौन सी, सेम मोटर, इस तरह कैपेसिटर, इसमें भी कैपेसिटर इस तरह होती है। शेडेड होती है बहुत छोटे वाले में, शेडेड, शेडेड वाले में शेडेड का काम करेगा, शेडेड है 5% से 35% दक्षता, बिल आएगा, काम करेगा नहीं बिल्कुल भी, दक्षता कहाँ है। शेडेड होती है छोटे बच्चे के लिए, 1 साल का बच्चा है और वो कहता है लाइट वाइट चली जाए ऐसे, मतलब हल्की सी उसके आती रहे, हवा आती रहे और कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो वो शेडेड आता है, खिलौना वाला आजकल आता है ना पंखा, तो वो आते हैं। मार्केट में बहुत तरह का मामला है, आवश्यकता के अनुसार कार्य मिल रहा है। जो चीज आपने जीवन में बहुत नहीं के बराबर सोची, वो भी कभी सोच रहे तो ऐसी होनी चाहिए, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी। एक है, कौन सी वेबसाइट है ना, ये सीबीएसई वालों के, यहाँ पता नहीं कौन सी वेबसाइट है, मैंने आया था उसमें। हर साल छोटे बच्चे प्रोजेक्ट जमा कराते हैं, 3-4 हजार प्रोजेक्ट है उसके अंदर अपलोड होते हैं कि इसमें ये कर सकते हैं, इस चीज में ये चेंज कर सकते हैं, इस चीज में ये चेंज कर सकते हैं, इस चीज में ये चेंज कर सकते हैं। हर स्कूल से एक एक दो दो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, फाइनल हो गए, इस प्रकार करके 3-4 हजार प्रोजेक्ट हो जाते हैं। तो वहां आना जाओगे तो नए नए आइडिया मिल जाते हैं कि क्या हो सकता है और क्या काम कर सकता है कोई। तो वो सारे काम, नवाचार किस में होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में होता है सबसे ज्यादा, और किस में होगा। ऐसा थोड़ी है कि बुखार आने पर ये दवाई दे सकते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। नवाचार तो इंजीनियरिंग फील्ड में आएगा। ये है हमारे पास वाटर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में एक होती है कंप्रेसर, कंप्रेसर भरी जाती है गैस। गैस कौन सी भरी जाती है, फ्रीऑन 12, परीक्षा में उत्तर देने के लिए। आजकल भरते कौन सी है, RH। जो पेप्सी, कोका कोला वाले वो आते हैं ना, मतलब ऐसे कोई कंपनी हो गए, कोई भी कंपनी होते हैं, तो जिसमें पदार्थ जितने भी बंद अंदर रखा जाए
वो पूरे ढक्कन लगे हुए बंद हो तो उसमें अमोनिया गैस भरी जाती है। अमोनिया गैस विषाक्त होती है लेकिन कार्य बहुत तेजी से करती है। अमोनिया गैस विषाक्त होती है लेकिन कार्य क्या करती है, तेजी से करती है। लेकिन जो है जिसमें अमोनिया गैस भरी होती है कोई भी रेफ्रिजरेटर में, तो उसमें कोई खुला पदार्थ नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें सब्जियां भी रख दें, अमोनिया गैस के कारण है। ढक्कन बंद वाले में तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, खुले वाले में क्या करेगा, विषाक्त होगा भाग, तो ये दिक्कत कर देगा। तो ये हमारे पास होता है रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है, गैस को दाब के साथ भरा जाता है। दाब गैस हमारे पास लिक्विड के रूप में है, लिक्विड के रूप में गैस है तो अपने पास रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में ऊपर में एवोपरेटर है जो फ्रिज के अंदर का भाग है, कंडेंसर है जो बाहर का भाग है, और ये अंदर का हमारे पास एक इंडोर लाइट भी लगी रहती है ना भाई। आपने कभी फ्रिज में चेक करते होंगे ना लाइट कि कहाँ जाके बंद हो रही है, आगे आगे बंद हो गई, ऐसा होता है ना। वो होता है ये दाब स्विच उसके गेट के साथ होता है। गेट के साथ वो ढक्कन ढक्कन जैसे बंद होगा ना गेट वाला वो दरवाजा, तो वो बटन दब जाएगा, बटन दब जाएगा तो ऑफ हो जाएगी लाइट। जैसे छोड़ोगे तो बटन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ये इसका है। कंप्रेसर देख लिया, मुख्य इलेक्ट्रिकल देख लिया। कैपिलरी ट्यूब होता है जो हमारे पास प्रेशर को रिलीज करने के लिए काम में लिया जाता है। कोई ज्यादा दाब वाब आ जाए ना गैस में तो उसको रिलीज करने के लिए काम में लिया जाता है। थर्मोस्टेट है जो ताप नियंत्रण करने के लिए काम में लिया जाता है। ऊपर उसी लिए रखते हैं, आप उसमें वाले चैप्टर में थे नहीं क्या, क्यों रखते हैं भाई, ठंडी हवा सदैव नीचे की ओर आती है, तो इसलिए यदि नीचे लगा दिया तो फिर ठंडी हवा ऊपर थोड़ी जाएगी। हमने ऊपर लगा दिया तो ठंडी हवा नीचे आएगी तो पूरा फ्रिज ठंडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ज्यादा भाग ठंडा करना तो ऊपर रखो, उससे कम ठंडा करना उसके नीचे, उससे कम ठंडा करना उससे नीचे, सबसे कम ठंडा करना तो सबसे नीचे क्या रखती जाती है, सब्जियां। तो ठंडी हवाएं कहां जाती है, नीचे की ओर, इसलिए फ्रीजर पेटी का कहां होता है, ऊपर, ताकि ठंडी हवा नीचे की ओर आ जाए। और यदि नाम लो नीचे लगाओगे तो फिर ठंडी हवा ऊपर तो जाएगी नहीं, तो ऊपर वाला भाग तो ऐसे ही रह जाएगा, इसलिए। ठीक है। रेफ्रिजरेशन का सिद्धांत पर ही काम करता है वाटर कूलर। वाटर कूलर में भी जो बॉडी होती है ना स्टील वाला, उसके चारों ओर क्या लगा होता है, एवोपरेटर होता है। और एवोपरेटर होता है जो टैंक के चारों ओर लगा होता है, जो उष्मा को क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। बाकी कोई नया इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। वाटर कूलर और रेफ्रिजरेटर में एक ही है, वाटर कूलर में बॉडी है ना वो अलग है। बॉडी और टैंक है ना जो हमारे पास क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और इसके अलावा वही गैस, वही एवोपरेटर, वही कंडेंसर, सब कुछ वही होता है। लिख ले भाई। अगला हमारे पास है इमरजेंसी लाइट। इमरजेंसी लाइट उसे कहते हैं जब ऐसी सप्लाई आ रही है तो ऐसी से हो जाओ, और ऐसी सप्लाई आ रही है उस समय बैटरी भी चार्ज हो जाओ। जैसे ये सप्लाई नहीं आ रही है तो ये सप्लाई क्या होगी, बंद, तो अपने पास सप्लाई कहां से आ जाएगी भाई, बैटरी से। लेकिन लाइट सदैव क्या रहेगी, ऑन, तो वो हमारे पास लाइट क्या कहलाएगी, इमरजेंसी। यानी कि सप्लाई चली गई फिर भी लाइट ऑन है, जब तक आ रही है तो रेक्टिफायर के द्वारा वहां से एलईडी लाइट जल रही है। जैसी ऐसी सप्लाई बंद हो गई, उसने कहा ये तो कनेक्शन टूट गया, लेकिन उस समय हम बैटरी भी तो चार्ज कर रहे थे, अब सप्लाई कहां से चली जाएगी, बैटरी से, तो वो हमारे पास कहलाती है इमरजेंसी लाइट। एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। रेक्टिफायर कौन से प्रकार का होता है, ब्रिज प्रकार का। ब्रिज प्रकार के रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, 4 डायोड होंगे। ओके। एलडीआर होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। एक होता है इलेक्ट्रिकल इंक्यूबेटर, मुर्गी के अंडों को जल्दी पकाने के लिए इसमें अंडे रख दिए जाते हैं, थोड़े जल्दी से वो पक जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर का काम कहाँ लिया जाता है, पोल्ट्री फॉर्म में। अंडों को जल्दी से पकाने के लिए किसका प्रयोग लिया जाता है, इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर का। लेकिन मुर्गियों को ठंड लगे मर नहीं जाए इसलिए क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रूडर। पोल्ट्री फॉर्म में, मुर्गी पालन में, ये ऊपर की ओर लगे हुए हैं जो हीटर से लगे होते हैं। ये जो है ना, ये हीटर से ऐसे लगे होते हैं, इस प्रकार का भाग होता है। इसमें हीटिंग एलिमेंट की क्या होती है, कोयल, काफी ऊपर ऊपर होती है, जो क्या हल्की हल्की क्या रहती है अभी, उसमें रखती है ताकि उनको इतनी ठंड लगे नहीं। ठंड लग के यदि मुर्गियां मर गई तो अंडे कमी हो जाएगी। यही मामला मुर्गी पालन में तो है ही यही। मुर्गी पालन में तो अलग ही मामला थोड़ा सा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक ब्रूडर का प्रयोग किया जाता है।
तो ये है मामला में। सारे घरेलू उपकरण हो गए, इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर और इलेक्ट्रिक ब्रूडर, यहाँ तक। तो ब्रूडर हमारे पास क्या होता है, मुर्गियों को मतलब हीटर, मुर्गियों के ऊपर हीटर लगा दिया ताकि मुर्गियां ठंड वंड से नहीं मरे, पोल्ट्री फार्म में काम लेते हैं। इंक्यूबेटर होता है, अंडों को जल्दी पकाने के लिए क्या काम ले लिया जाता है, इंक्यूबेटर। तुम्हारा पेज कहाँ है? कमरे पे ही रह गया? ओके, चलो भी। तो ये भाग हो गया पूरा। एक थोड़ा सा भाग है जिसमें हमें थोड़ा टाइम लगा के निकाल के पढ़ना पड़ेगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। होता तो आसान ही है, लेकिन ये इसमें ना इस चैप्टर में धोखा हुआ था भाई पिछली बार आपके लोको पायलट में। जो जो किताबों में लिखा हुआ था वो एक भी चीज उन्होंने पूछी नहीं। उन्होंने ये पूछा था कि बताओ टिंचर दवाई कहाँ लगाते हैं, बुखार आए तो कौन सी दवाई दें, वो पूछ लिया। और वो दवाई कोई किताब में, इलेक्ट्रिकल वाली में या टेक्निकल वाली कोई किताब में दवाई नहीं लिखी होती है। लोको पायलट में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का सवाल पूछा ना, सब में सवाल पूछा वो। तो कुछ दवाइयों के नाम है, 8-10 एक सवाल पूछे थे, लेकिन पूछे उन्होंने पूरा ही अलग। ये जो आपके इंप्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत लिखा ना, उसमें भी वो भाग नहीं था, वो दवाइयां लिखी हुई नहीं थी। बेसिक बेसिक जानकारी थी, वो नहीं पूछी थी। इसका मतलब है पेपर बनाने वाले के हाथ में जो पन्ना आ गया वही छपेगा। छपा ना भाई, कितने सवाल है, 8-10 सवाल है, सवाल है सारे दवाइयों के। और किसी भी किताब के अंतर्गत आप आईटी वाली कोई किताब निकाल लो, ट्रेड वाली निकालो, ट्रेड वाली छोड़ो, इंप्लॉयबिलिटी स्किल वाली निकाल दो, उसमें भी दवाई कहीं नहीं लिखी होती है। हमने इसके अंतर्गत लिखी है, इधर इधर देना भाई। हाँ, वो इसी चक्कर में लिखी है कि पिछली बार ये आया है। ये देखो, बीटाडीन, बर्नोल, पैरासीटामोल, एंटीहिस्टामाइन, पेनिसिलिन, आइब्रूप्रोफोन, टिंचर आयोडीन, एस्प्रिन, सिट्राजिन। सिट्राजिन तो आप कर लेते हैं, ऐसे तो आप डोलो 650 mg भी कर लेते हैं। आइब्रूफोन ये कहाँ कहाँ में लिया जाता है, ऐसे सवाल पूछे हैं। पीठ का दर्द में क्या है, पैरासीटामोल का पूछा था हल्के दर्द और तेज बुखार को कम करने के लिए। एंटी हिस्टेमाइन पूछा था, ये नाम नहीं सुना हुआ, दिक्कत आ जाएगी। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पूछा था। 3 या 4 सवाल पूछे थे भाई, जो मतलब है दवाइयों से पूछे थे। हमने तो उसमें लिस्ट लिख दी पूरी, कि बाकी भी पूछे तो देख लेना है। कुछ तो लिखे ना भाई, पैरासीटामोल उन्होंने लिखा तो सिट्राजिन तो हम लिखे हैं। पैरासीटामोल उन्होंने दिया तो सिट्राजिन भी तो पूछ ही सकता है। वो पूछा हुआ ना भाई, पैरासीटामोल नहीं पूछा तो बताओ, उन्होंने पूछ लिया था। ऐसी कोई किताब में लिखा हुआ था ही नहीं है। हाँ, 6 वोल्ट डीसी ही होता है, क्योंकि अपने पास बैटरी होती है 6 वोल्ट डीसी पर ही संचित करती है। लिखी हुई नहीं है, क्या करें, नहीं है, छोड़ो ना भाई। इमरजेंसी लाइट 6 वोल्ट डीसी पर ही काम करेगी, क्योंकि बैटरी की क्षमता कितनी वोल्ट होती है, 6 वोल्ट। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, और इमरजेंसी लाइट चलती किससे है, डीसी से, एसी से नहीं चलती है। रेक्टिफायर लगा होता है जो एसी को डीसी में बदलता है, फिर उससे वो चलती है लैंप। ये तो बायोलॉजी में था, बायोलॉजी में होगा, लेकिन पूछा इसमें था।
बायोलॉजी में कोई पैरासीटामोल थोड़ी होता है क्या? पैरासीटामोल से आपके परीक्षा में मानना हुआ है रो के पूछे ही नहीं थे। लेकिन एनसीईआरटी से एक और चैप्टर हटा था, ये कोई गैसों वाला, पदार्थों वाला, नहीं कोई पदार्थों वाला हटा था, वो भी सवाल पूछे उसके। एक प्लाज्मा अवस्था वगैरह ऐसा कोई चैप्टर था, वो हट गया, उसके सवाल पूछे हुए हैं। एक के पूछे हैं, आवर्त आया क्या होंगे? ऐसे नहीं आए। हटने वटने से कोई लेन देन नहीं है, आएगा तो आ जाएगा। जिस दिन आपकी किस्मत गड़बड़ होगी उस दिन आएगा। एनसीईआरटी है, जिसने किताब बनाई वो मतलब जो क्या है पेपर बनाया वो एनसीईआरटी किताब लेके बैठा था, एनसीईआरटी से बनाई। जरूरी नहीं वो एनसीईआरटी लेके ही बैठे, क्योंकि अब की बार अगला जो पेपर बनाने वाला बैठेगा तो आपको कोई पता नहीं कौन बैठेगा। 2022 में बनाया उन्होंने, वो भी तो टीसीएस नहीं बनाया था, उसमें तो वो सीधा सीधा कोई लाइन मैच ही नहीं करवा रहा, ने लैंग्वेज मैच करवा रहा है। 2024 वाले में मैच करवा दिया, 25 वाले में मैच करवाए नहीं करवाए, कोई भरोसा थोड़ी होता है। आपको पूरा ही पढ़ना होता है, कहीं भरोसा नहीं रहना चाहिए। मेरे तो स्पेशल कहना है। होता ही नहीं है, सही बात है। साइंस खतरनाक है। फिजिक्स वाला चेक करो सवाल, वो हिल ही नहीं रहे, न्यूमेरिकल है सारे। 60 ही रही है, कटौती तो 56 ने कही कई जगह 58, कई जगह 60 और कई जगह 62 है। ग्रुप की कटौती यही है, डी ग्रुप की तो। हाँ, पेपर टप पेपर पेपर टप एक दो जोन तो किधर भी ऊपर नीचे हो जाता है, एक दो जोन का क्या है। इसके मतलब जब जोन के बारे में बात की जाती है तो मोस्ट जोन के बारे में बात की जाती है ज्यादातर, या फिर नीचे वाले 10-15 जोन के बारे में देख ले, ऊपर वाले 2-3 जोन कभी भी हाई चले जाते हैं। ऐसा तो एक कोई जोन है मान लो 70 भी चला जाए तो अब स्टैंडर्ड 70 थोड़ी हुआ, स्टैंडर्ड तो 60-62 है ना, स्टैंडर्ड कहाँ है। ऐसे तो आपके एएलपी टेक्नीशियन में कोई एक आध जोन होगा जिसकी हाई चली जाएगी, हो गई भाई। ठीक है भाई।